जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम ऐसी चीज़ आपको ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें कि भारत के प्रसिद्ध जगह और जहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान होता है, हम ऐसी जगह के बारे में बताएंगे कि भारत में भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ के दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है और देखने योग्य होते हैं वो। तो यहाँ इस पाठ की क्या भूमिका है? घूमना फिरना केवल मनोरंजन करना या छुट्टियाँ बिताना भर नहीं होता, बल्कि घूमने फिरने से हम बहुत सी नई जगहों और जानकारियों तथा उन स्थानों की विशेषताओं का भी जान पाते हैं। ये पाठ भारत की चारों दिशाओं में बसे जानकारी के खजाने की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है ना। तो हमें ऐसे ऐसे स्थानों के बारे में पता भी नहीं होता है जो हमारे भारत देश में है। हमारा भारत देश इतना विशाल है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं, दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें कि लोग विदेशों से देखने आते हैं और हम अपने देश में होते हुए भी ऐसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, समझे। तो यहाँ पर एक भारत दर्शन आपका चैप्टर का नेम है, जिसमें आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि भारत में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं या दर्शक देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। इस देश का प्रत्येक राज्य अपनी अलग विशेषता रखता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय होने पर गर्व है। इसी गर्व का एहसास उन्हें एक सूत्र में पिरोकर रखता है। भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए भारत दर्शन करना आवश्यक है। भारत दर्शन की इस मनोरंजन यात्रा में हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कर चलेंगे। भारत की विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश है, और इसका प्रत्येक राज्य अपनी अलग विशेषता रखता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय होने पर गर्व है ना। यहाँ पर एक सूत्र में पिरोकर रखता है, मतलब इस गर्व का एहसास जो है वो एक सूत्र में पिरोकर रखता है। अच्छी तरह से जानने के लिए भारत दर्शन करना अनिवार्य है। भारत दर्शन का मतलब है कि यहाँ पर चैप्टर में भारत दर्शन के नाम से कई सारे टॉपिक बनाए गए हैं, जो कि आपके हर एक क्लास के अकॉर्डिंग बांट दिए गए हैं। तो भारत दर्शन हर क्लास में आपका एक एक चैप्टर है। भारत दर्शन की मनोरंजन यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है पटना। गंगा नदी के किनारे पर बसा पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी है। प्राचीन काल में यह शहर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना दुनिया के गिने चुने प्राचीन नगरों में से एक है। यह देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग द्वारा भी पटना आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। गंगा नदी के किनारे बसा पटना शहर क्या है? बिहार की राजधानी है, और इसको पहले किसके नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से। तो देखा आपने कि हमें भी इस बात की भी जानकारी हो गई है कि पटना शहर को पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था, और ये प्राचीन नगरों में से एक है, यानी कि पहले के नगरों में से एक है। हवाई मार्ग द्वारा भी पटना आसानी से जा सकते हैं, और गंगा नदी का बना महात्मा गांधी सेतु दुनिया का सबसे लंबा पुल है। अब आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर ज्ञात हो गया होगा कि गंगा नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। सेतु माने होता है पुल। यहाँ देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। ये किसकी है? ये एक ऐसे स्थान की है, ये एक गुरुद्वारा है, जिसको बताया जा रहा है कि ये सिखों का गुरुद्वारा है। पटना और इसके आसपास कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक बार बार आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पटना साहिब में बना गुरुद्वारा तख्त हरिमंदिर सिखों के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है। धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला पाटन देवी का मंदिर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, ये गुरुद्वारा जो है वो क्या है? क्या कहते हैं? पटना गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है ना। पटना साहिब में बना गुरुद्वारा तख्त हरिमंदिर सिखों के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है, और धार्मिक दृष्टि विशेष महत्व रखने वाला पाटन देवी का मंदिर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, यानी कि ये दोनों ही चीजें प्रमुख स्थल हैं। भारत दर्शन की यात्रा में हमारा तीसरा पड़ाव नैनीताल।
हिमालय पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नगीना है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में स्थित और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा नैनीताल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल के नाम से ही आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे कि बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों में बसा है, हम भी जाएं एक बार घूमने के लिए। तो नैनीताल जो है वो बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक सुंदरता उसमें बसी हुई है। प्राकृतिक कहते हैं कि जो कि जिसे बनाया नहीं गया, बनावटी नहीं है, वो खुद ही इतना सुंदर है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर। इसके आगे सड़क परिवहन द्वारा नैनीताल आसानी से पहुंचा जा सकता है ना। यहाँ पर ये नैनीताल के नैनी झील दिखाई गई है और एक है नौहक्का झील। तो नैनी झील जो है वो ये वाली है और नौहक्का झील है वो ये। इसमें क्या बताया गया है, नैनी झील के अतिरिक्त नैनी झील में दो अन्य झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये हैं नकुचिया झील और भीमताल झील। नकुचिया झील की विशेषता है कि यह 9 कोने वाली झील है। नाव में सवार होकर बारी बारी से इन कोनों के समीप से गुजरना पर्यटकों को आनंदित कर देता है। यानी कि 9 कोनों की झील है जहाँ 9 कोने और सभी 9 कोनों का अलग अलग दृश्य है जिसे लोग देखने जाते हैं नाव के द्वारा। भीमताल झील का नाम पांडवों के नाम से एक भीम के नाम पर पड़ा है। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। इसके बीच बने मंदिर की घंटियों की सुरीली आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। अब देखिए, भारत दर्शन का इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत की केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यहाँ पहुँचने के लिए कोलकाता, विशाखापत्तनम या चेन्नई से सीधी विमान सेवा है। पोर्ट ब्लेयर जल मार्ग से भी पोर्ट ब्लेयर पहुँचा जा सकता है। इसके लिए कोलकाता या चेन्नई से समुद्री जहाज लिया जा सकता है। समुद्र मार्ग से कोलकाता या चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर में पर्यटन की दृष्टि से सबसे प्रमुख स्थल है सेल्यूलर जेल, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजी शासनकाल में जब भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उन्हें इसी जेल में रखा जाता था। इस जेल में कैद क्रांतिकारियों से संबंधित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को दिखाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय जल सेना का एक संग्रहालय समुद्रिका, जहां भारतीय नौसेना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड रखे हैं। इसी प्रकार मानव विज्ञान संग्रहालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के रहन सहन, संस्कृति आदि की झांकी देखी जा सकती है। पक्षी प्रेमी लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में स्थित चिड़िया टापू पर अवश्य जाते हैं। जिनको पक्षियों से प्रेम होता है वो पक्षियों को देखने चिड़िया टापू जाते हैं। और जल सेना का संग्रहालय यानी समुद्रिका है, जहाँ भारतीय नौसेना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना। हमारी सेना जो है, जो जल सेना है, वो उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मानव विज्ञान संग्रहालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के रहन सहन, संस्कृति आदि की झांकी देखी जा सकती है। यानी कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे दृश्य होंगे जिससे कि आदिवासियों की संस्कृति और रहन सहन का हमें पता चल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ये बात बताई गई है सेल्यूलर जेल की। सेल्यूलर जेल क्या था? सेल्यूलर जेल पानी में बनी एक ऐसी जेल थी जिसमें कि चारों तरफ से पानी बना हुआ था और जब काला पानी की सजा सुनाई जाती थी क्रांतिकारियों को, है ना, हमारे देश के रक्षकों को, जो हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे उनको, तो फिर उनको काला पानी की सजा दे दी जाती थी। यानी कि उन्हें चारों तरफ से जो पानी से घिरा जगह थी वहाँ बंद कर दिया जाता था। ये आपके चैप्टर हो गया आपका भारत दर्शन का। आपको इसमें से जितनी जानकारी मिली है आप उनको लर्न कर लें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ तक पहुँचने का। इसमें एक आपका लखनऊ भी बताया गया था कि लखनऊ है जहाँ पर नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोमती नदी इसके बीचों बीच से होकर निकलती है और
सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से लखनऊ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग है। भारत के प्रमुख शहरों से लखनऊ स्थित आमोसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए सीधी उड़ानें हैं। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सौंप दिया था। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई गई है कि जो लखनऊ है वो क्या था, पहले लखनपुर के नाम से लखनऊ को जाना जाता था और बाद में बदलते बदलते इसको लखनऊ हो गया। लखनऊ की चिकनकारी और लखनऊ के समीप स्थित मलिहाबाद की दशहरी आमों ने लखनऊ को दुनिया भर में विशिष्ट पहचान दी है। लखनऊ के विशिष्ट व्यंजन को भी अलग ही ख्याति प्राप्त है। लखनऊ में कई बड़े इमामबाड़े देखने लायक हैं। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध आसफी इमामबाड़ा अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। इस इमामबाड़े में के प्रांगण में एक अनोखी भूल भुलैया भी है। भूल भुलैया की तंग गलियों में से होकर गुजरना अलग ही रोमांच भर देता है। बड़ा इमामबाड़ा के बाहर बना रूमी दरवाजा भी देखने लायक है। छोटा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण रूमी दरवाजा के समीप ही सन 1837 में हुआ था। सफेद रंग की इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। लखनऊ में केसर बाग स्थित घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। इस घंटाघर पर बनी बड़ी घड़ी का आकार 12 पर्णदलों वाले फूल जैसा है। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गवाह के रूप में देखा जाता है। यहाँ आकर उस संग्राम से जुड़ी यादें ताजा हो जाती हैं। लखनऊ के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: जामा मस्जिद, कैथेड्रल चर्च, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सिकंदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान, नवाबगंज पक्षी विहार, कुकरेल फॉरेस्ट पिकनिक स्पॉट है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। और देखिए पाटन देवी के बारे में क्या बताया गया था। पाटन देवी के नाम से ही इस शहर का नाम पटना पड़ा। पाटन देवी मंदिर के बिल्कुल पास ही अगम कुआं है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके उन्हें इसी कुएं में डाल दिया था। पटना में गांधी मैदान के समीप बना गोल घर का अपना विशेष महत्व है। गुंबदनुमा बनी इस इमारत का निर्माण सन 1786 में अकाल के समय में अनाज भंडारण के लिए करवाया जाता था। यानी कि जब सूखा पड़ जाता था तो उस गोल घर में अनाज पहले से इकट्ठा कर दिया जाता था कि कभी भी सूखा पड़ने पर जरूरत होगी तो इससे हम निकाल सकते हैं। इस गोल घर के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर गोल घर के ऊपर पहुंचा जा सकता है। वहां से पूरे पटना शहर का दृश्य देखा जा सकता है। पटना रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हार नामक स्थल का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक के काल के खंडर देखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी पटना में कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं जिनमें प्रमुख है तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना संग्रहालय, खुदाबख्श पुस्तकालय, गांधी संग्रहालय और सदाकत आश्रम। देखिए तो इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। सेतु माने होता है पुल, वध करना यानी मार देना, निर्माण माने बनाना, भंडारण माने इकट्ठा या एकत्र करना, ऐतिहासिक माने इतिहास से संबंधित, विशिष्ट माने विशेष, ख्याति माने प्रसिद्धि, संस्कृति माने संस्कृति से जुड़ा, पर्णदल पत्तों का समूह, स्पष्ट साफ, छोर किनारा, आकृष्ट आकर्षित करना, स्मारक याद में बनाया गया भवन। ठीक है, और अब आप इस चैप्टर को स्वयं रीडिंग करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।